दीज सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। मई की आज 30 तारीख है और हफ्ते का पहला दिन है। उम्मीद है कि आप बसरोब सेहत होंगे, खैर आफियत से होंगे और हमारी ट्रांसमिशन का साथ देंगे 10 बजे तक, क्योंकि इस ट्रांसमिशन को जब हमने अभी शुरू किया है तो 10 बजे तक आपका साथ रहेगा हमारे साथ, और इस उम्मीद के साथ कि हम खबर भी आपको बताएंगे, तज्जिया भी थोड़ी खबरों का करेंगे, तबसरा भी कुछ करेंगे और उसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि आखिरी पड़ाव पर आकर जो आखिरी 10 से 15 मिनट हो वो आपके नाम वक्त किए जाए, ताकि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करके अपने मसाइल को हुकूमती इदारों तक पहुंचा सकें। ये हमारी छोटी सी कोशिश रहेगी। इस उम्मीद के साथ कि टेलीविज़न पर आप हमें देख रहे हैं तो फटाफट से अपना मोबाइल उठाइएगा, हमारी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को यूट्यूब पर ज़रूर आइएगा। वहाँ पर नशरियात आप वक्फे वक्फे से देख सकते हैं। फेसबुक पर बराह रास्त नशरियात चल रही हैं, यूट्यूब पर आप हर पल का अपडेट देख सकते हैं। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ज़रूर आइएगा, ताकि आप पल पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से बाखबर रहें, बल्कि दुनिया भर के अंदर किस तरीके की सियासत हो रही है, क्या कुछ चल रहा है, वहाँ से भी हम आपको खबरों से बाखबर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ पहले दिन से ही इस बात का अज़म दोहरा रहा है कि हम खबर बताते हैं लेकिन खबर तह तक, शोर शराबा नहीं। फिलहाल आज के प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत और आपको माजी में लिए चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि माजी का सबक याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है लेकिन उसमें चंद अहम वाक़यात लेकर आते हैं हर सुबह आपके सामने, और आज भी शुरुआत इसी से होगी, हिस्ट्री ऑफ द डे से। बताएंगे आपको हिस्ट्री ऑफ द डे आसिफ रशीद, दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। 10 बजे तक आज भी हमारा और आपका साथ रहने वाला है। आखिरी 15 मिनट आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी, लेकिन अब शुरुआत ज़रा करते हैं तय फॉर्मेट से, और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है वो आपको बताएंगे। आज 30 तारीख है, अपने अख्ताम की और ये महीना जा रहा मई, यानी 5वां महीना 2022 का। 632 ईस्वी में आज ही के दिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म अतहर को दफन किया गया, और अंग्रेजी कैलेंडर को जब आप उठाकर देखते हैं तो 30 मई की तारीख आती है। 1606 में आज ही के दिन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का इंतकाल हुआ। 30 मई 1606 को 1981 में बांग्लादेश के सदर जियाउर रहमान को चिटागोंग में कत्ल कर दिया गया। नज़दीक से उन पर फायरिंग की गई और उसके बाद कई लोगों को जमात इस्लामी से मंसूब, जिन्हें फांसी के तख्ते पर भी लटकाया गया। 1998 में शुमाली अफगानिस्तान के अंदर शदीद ज़ल्ज़ला आया, 5000 अफराद हलाक हो गए, और 1998 में आए इस तबाहकुन ज़ल्ज़ले में बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए, जिनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 60,000 से ज़्यादा शुमाली इलाका जात में मानी जाती है। 1867 में दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश में कायम हुआ 30 मई को। 1966 में अमरीकी तैयारों ने शुमाली वियतनाम में बमबारी की, एक बार फिर तबाही मचाई शुमाली हिस्से के अंदर वियतनाम में। 1987 में गोवा मुल्क की 25वीं मुकम्मल रियासत बना, यानी गोवा हिंदुस्तान की 25वीं मुकम्मल तौर पर इसे रियासत का दर्जा मिला। और 1381 में इंग्लैंड के शहर एसेक्स के अंदर किसानों की बगावत शुरू हुई, जिसके सामने हुकूमत ने घुटने भी टेक दिए थे। 1381 में 30 तारीख थी। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम मालूमात थी हिंदुस्तान के हवाले से, और दीगर कुछ अहम जो पॉइंट्स थे वो आपके सामने रखे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की, और आज भी प्रोग्राम का आगाज़ उसी खबर के साथ, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा वक्त में किस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और सलामती सूरत हाल को बेहतर बनाने के दावों और इक़दामात के बीच एक बार फिर से आज छठा दिन है। 6 दिन गुजर गए हैं, 6 मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऑपरेशन हुए हैं। शुरुआत शुमाली कश्मीर से हुई थी, इस वक्त जनूबी कश्मीर में ऑपरेशन मुश्तरका तौर सिक्योरिटी फोर्सेस चला रहे हैं। चलिए जी, सबसे बड़ी खबर से आपको बाखबर करते हैं। रात देर गए, आपको याद होगा कि हमने इसी टेलीविजन चैनल पर आपसे मुखातिब होते हुए ये कहा था कि सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इत्तला मिली थी कि साउथ कश्मीर के पुलवामा इलाके के अंदर मुश्तबा नकल हमल है, जिसके बाद इलाके का मुहासरा किया गया था, और रात ही पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि मिलिटेंट जो है वो एक रिहायशी मकान में घुसे हुए हैं, और ऑपरेशन को हॉल्ट कर दिया गया। रात का वक्त था और किसी तरीके से वहाँ से मिलिटेंट फरार ना हो, इसलिए इजाफी कुंबत को भी लगाया गया था। गनपोरा, पिंगलना, पुलवामा में एनकाउंटर,
इस वक्त जारी है। 2 जैश ए मोहम्मद मिलिटेंटों के मासूर होने की इतला मिली थी रात देर गए, और अब जो इस वक्त की खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 2 में से 1 मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। और थोड़ी देर पहले पुलिस तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक भी की है कि एनकाउंटर जहां पर शुरू हुआ था उस मकान के आसपास के एरिया को खाली कर दिया गया, जिसके बाद अलसबा आज गोलियों की गनगन से पूरा इलाका दहला। और उसके बाद ही पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि फिलहाल 1 मिलिटेंट जो है वो मारा गया। ऑपरेशन लगातार जारी है। इधर जराया के मुताबिक पुलिस एहलकार रियाज अहमद की हिलाकत में मुलविस ये दोनों मिलिटेंट थे, यानी रियाज अहमद नामी जो पुलिस एहलकार हिलाक किया गया था गुज़श्ता दिनों, उसकी हिलाकत में दोनों मिलिटेंट ये थे, मुलविस थे। IGP कश्मीर ने इस बात का खुलासा जो है वो पेश किया है। पुलवामा के एक मुजाफाती गाँव में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज में इतवार शाम से शदीद मारका आराई हुई है, जो रात देर गए तक पहले जारी रही। और इस वक्त जब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने रात को इस बात की इतला दी थी कि 2 मिलिटेंट जो है वो मासूर है, और उनमें इन दोनों मिलिटेंटों पर यह इल्जाम भी है कि 2 मिलिटेंट पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद की हिलाकत में मुलविस है। और फिर आला तरीन जराया से इस बात की तस्दीक हुई कि रिहायशी मकान के अंदर ही है, और उस रिहायशी मकान के अंदर जो आम लोग थे उनको पहले बाहर निकाला गया, जिसके बाद ऑपरेशन जो है फिर शुरू किया गया। 6 बजे शाम मुहासरा शुरू किया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय राइफल 55 राष्ट्रीय राइफल 183 बटालियन CRPF ने इस पूरे इलाके का मुहासरा शुरू किया, और रात भर यह मुहासरा जारी रहा। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है, और इसकी तस्दीक थोड़ी देर पहले पुलिस तर्जुमान ने भी अपने राब्ता साइट ट्विटर पर कर दिया। सीधे चलेंगे जी हम आदिल के पास, कोशिश करेंगे कि आदिल हमारे साथ ज्वाइन करें और मजीद तफसीलात उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आदिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो कल हम रात देर गए खबर आई थी कि गोंदीपुरा के आसपास के इलाके को मुहासरे में ले लिया गया, बाद में शाम होते होते इस बात की तस्दीक हुई कि मुहासरा अब एनकाउंटर में तब्दील हुआ। फिर कल ही इस बात की भी तस्दीक हो रही थी कि 2 मिलिटेंट एक रिहायशी मकान में है। इस वक्त की इत्तला ये आ रही है हमें दिल्ली स्टूडियो में, और जो ट्विटर पर हम देख पा रहे हैं कि पुलिस ने 1 मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक कर ली है। क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर आपके पास? गवर साहब, हम आपको बताया कि कल लगभग 5 बजे यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ था गुंडपुरा पुलवामा में। तो फिर रात भर जो ये गोलियों का तबादला है वो वक्त से जारी रहा, और आज सुबह जो है एक पुलिस की तरफ से ट्वीट आया है कि 1 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में अभी तक मारा जा चुका है, लेकिन और जो 1 मिलिटेंट अभी भी है घर में मौजूद है। जो फायरिंग है वो लगातार जारी है। फिलहाल पूरे इलाके में जो है फोर्सेज अपना मुहासरा बढ़ा रही है, मजीद जो फोर्सेज है वो इलाके में आ रहे हैं। किसी रिहायशी इलाके के अंदर इन मिलिटेंट्स के मसूर होने की इतलात मौसूल हो रही थी, क्या ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि रिहायशी इलाके में या किसी बाग में आसपास, कौन सा एग्जैक्ट एरिया है? जी बिल्कुल, मिलिटेंट्स पे एक रिहायशी इलाके में है, एक घर के अंदर छुपे है। जो घर है वो एक कंक्रीट बड़ा इमारत बनी है, कंक्रीट इमारत बनी है। तो फोर्सेस को ये जो है अभी जो बाकी सिविलियन थे आसपास उनको इवैक्यूएट करवा रहे हैं। तो पहले भी सिविलियन को बाहर निकाला था। जो बराबर इनकाउंटर है वो घर में जारी है, और अभी 1 मिनट इस घर में छुपा हो सकता है। पुलिस की तरफ से एनकाउंटर शुरू होने के साथ ही कहा गया था कि कांस्टेबल रियाज अहमद की कत्ल में ये दोनों मिलिटेंट्स जो हैं मुलव्विस हैं। क्या पुलिस इसकी कोई कंफर्मेशन कर रही है कि 2 से ज्यादा भी मिलिटेंट्स हो सकते हैं, जिनमें से एक की हलाकत का दावा अभी तक कर दिया गया है? जी बिल्कुल, कल पुलिस के जरिए से एक ट्वीट भी आया था जिन्होंने लिखा था कि 2 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में हमने ट्रैप किए हैं, जिनमें से 1 मिलिटेंट जो है जो पुलिस कांस्टेबल की हत्या में मुलव्वस है। तो बिल्कुल अब देखने वाली ये बात है कि जो फिलहाल 1 मिलिटेंट मारा गया है उसकी शिनाख्त वो अभी तक नहीं आ रही है। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो दूसरा मिलिटेंट क्या ये वही है जो पुलिस कांस्टेबल की हत्या में मुलव्वस था। अच्छा, ये जल्दी से जरा बताइएगा, कल हमने देखा कि एनकाउंटर शुरू हुआ एक रिहायशी इलाके के अंदर, और पहले यही कोशिश की गई कि मकान के अंदर जो मासूर सिविलियन है उन्हें बाहर निकाला जाए। तो क्या अब ये कंफर्म है कि कोई भी सिविलियन आसपास नहीं है, और तभी जाकर ये फाइनल ऑपरेशन शुरू किया गया? जी बिल्कुल गौर साहब, कल भी जो सिविलियन आसपास थे इस एनकाउंटर स्पॉट के नजदीक उनको बाहर निकाला गया था। आज सुबह भी जो कुछ सिविलियन अंदर मौजूद थे उनको भी बाहर आज सुबह निकाला गया। तो फिर एनकाउंटर जो है फिर गोलियों का तबादला जारी रहा। तो अभी जो सिविलियन है उनको सेफ मुकामात पर लाया गया है, और एनकाउंटर अभी जारी है।
बहुत शुक्रिया जी आदिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एनकाउंटर अभी जारी है, पुलवामा का इलाका है जहां पर रात देर गए ऑपरेशन शुरू किया गया था और पुलिस के बयान के मुताबिक कांस्टेबल रियाज अहमद, जिसे मिलिटेंटों ने हिलाकत की थी 13/5/2022 को, उसके बाद ये बयान आज सामने आया कि इसमें यही दोनों मिलिटेंट जो थे वो मुलविस थे। आईजीपी कश्मीर की तरफ से दावा पेश कर दिया गया और फिलहाल एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। तस्वीर थोड़ी देर पहले की है जब इस एनकाउंटर साइट की और मजीद इजाफी कुंभक को रवाना किया जा रहा था। तो ये तो थी जनाब पुलवामा से खबर जहां पर फायरिंग हुई थी, लेकिन फायरिंग का एक और इंसिडेंट भी हुआ है और ये वारदात हुई है ओक्लाहोमा अमेरिका के अंदर। और वहां पर लगातार जब आप देखेंगे तो पिछले एक महीने के दौरान बैक टू बैक कई जगहों पर फायरिंग के इंसिडेंट्स हुए और कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की खबर ये आ रही है कि ओक्लाहोमा इलाके के अंदर एक सिविलियन के समेत 7 लोगों के एक सिविलियन मारा गया, 7 लोग जो है वो जख्मी हुए। फेस्टिवल एक चल रहा था जिस फेस्टिवल के दौरान ओक्लाहोमा के अंदर मुसल्लह अफराद ने आकर जबरदस्त फायरिंग कर दी है। ये दरअसल अमेरिका का वो इलाका है जहां पर ये कुछ लोगों की याद में एक फेस्टिवल मनाया जाता है। ओक्लाहोमा फेस्टिवल इसे ओक्लाहोमा फेस्टिवल इसे कहा जाता है। इस फेस्टिवल के मनाने का मतलब या इस फेस्टिवल को मुनक्किद करने का मतलब ये होता है कि जो इस बरादरी के लोग हैं, इनमें ज़्यादातर जो सियाह फाम लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, वो अपने एक पुराने इंसिडेंट को याद करके उन सभी जिन लोगों ने सोशल इवेल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपनी जान गंवाई है, उन लोगों की याद में ये इवेंट किया जाता है। ये फेस्टिवल चल रहा था जिस दौरान एक हमलावर दाखिल होता है और कहा जाता है कि झगड़ा हुआ इस फेस्टिवल के बाहर वाले गेट पर। तस्वीर आपके सामने है जहां पर पुलिस ने इस पूरे एरिया को अब रोक दिया है। देखिए, अमेरिका के अंदर पिछले 12 दिनों के दौरान 5 मुख्तलिफ, चाहे वो स्कूल्स हों, फेस्टिवल्स हों या फिर मजहबी मकामात हो, 5 अलग अलग फायरिंग के इंसिडेंट सामने आए हैं, जिनमें कुछ दिन पहले का एक स्कूल का इंसिडेंट भी है जहां पर बहुत सारे बच्चों की भी जान ली गई। लेकिन ये वो हिस्सा है जहां पर सियाह फाम लोगों की एक बड़ी तादाद है और अमेरिका के अंदर जो तकरीबन 100 साल से एक लड़ाई चल रही है वो है सियाह फाम या जो गौरी चमड़ी वाले लोग हैं, वो आमने सामने कई बार रहे हैं, ऐसे शरपसंद अनासिर जो एक दूसरे पर इल्जामात के साथ साथ झगड़े भी करते रहे। तो वो सारी सूरत हाल और अमन कानून की सूरत हाल को बनाए रखने के लिए फोर्सेज ने पूरे इलाके के अंदर रात भर गश्त की है और तस्वीर उस एरिया की आपके सामने जहां पर एग्जैक्टली ये फायर की गई है। 6 लोगों के अभी तक जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही थी, अब उसमें 7 की कंफर्मेशन कर दी गई है। और दूसरी बात कि एक शख्स इसमें हलाक हुआ है जो इवेंट का ऑर्गेनाइजर्स में से एक था। जिन लोगों की तरफ से इवेंट कराया जा रहा था फेस्टिवल में से उन्हीं की एक की मौत हुई है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिकी सदर जो बाइडन, नायब सदर कमला हैरिस और इसके अलावा व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स की तरफ से भी बयान जारी करके हमले की न सिर्फ तस्दीक की गई है बल्कि दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी और उनके बहुत करीबी ये अब हुकूमत पर दबाव बना रहे हैं कि बहुत जल्द वो कानून भी लाया जाए जो उनकी हुकूमत में शुरुआत की गई थी, ताकि कोई आज़ादी से हथियार अमेरिका के अंदर ना रखे और फायरिंग करे। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया एक बार फिर पुराने केसों की ओर लग चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, खबर इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी आ रही है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी वजारत दाखिला ने मशावरत के बाद इस बात का फैसला ले लिया है कि पुराने केसों की फाइलों को खंगाला जाए। इलाहिदगी पसंद लीडरों के साथ साथ इलाहिदगी पसंद सोच रखने वाले नौजवानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए। और इस वक्त की अहम खबर है कि सरकार दोबारा से टेरर एक्टिविटीज़ के अंदर जो मुलविस लोग हैं, हार्डकोर मिलिटेंट्स हैं, सेपरेटिस्ट रह चुके हैं, उनके केसों को दोबारा खोल रही है, रीओपन केसेस को किया जा रहा है। और इस सिलसिले में दाखिला महकमा और वजारत दाखिला जो है वो आपस में ज़बरदस्त तालमेल में है। और जो दाखिला जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का दाखिला वजारत है यानी होम डिपार्टमेंट है, उनमें वो इस वक्त लगातार इन फाइलों को खंगाल रही है और लीगल एक्सपर्ट्स जितने भी हैं उनके साथ सलाह मशवरा किया जा रहा है कि किस फाइल के अंदर कितना मवाद है और क्या ये कानून और कानून के एतबार से सही होगा कि जब इसको अदालत के सामने रखा जाए तो क्या ये बाउंस बैक तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जा रही है। इधर ज़राअत के मुताबिक अक्सर फाइलों के अंदर जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो या तो वो मौजूद ही नहीं है या जो विटनेसेस हैं उसे डिस्ट्रॉय किया गया है। ये हाईली प्लेस सोर्सेज जो हमारे हैं दाखिला वजारत के अंदर दिल्ली के अंदर या जम्मू कश्मीर इंतजामिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ महकमा दाखिला है वहाँ की बात करें तो लगातार ये बात सामने आ रही है कि इंतहाई
हसास और अहम केसों के अंदर फाइलें या तो मुकम्मल ही नहीं है या फाइलों के अंदर कई अहम शवाहिद जो है वो गायब है। होम डिपार्टमेंट, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और मरकजी वजारत जो है वो इस सिलसिले में लगातार मशावरत में, और फाइनल डिसीजन जो है वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है वो किया जा सकता है। लीगल ओपिनियंस और लीगल एक्सपर्ट्स जो हुकूमत के अपने जराया हैं उनके सामने ये तमाम चीज़ें एक एक करके रखी जा रही है और माना जा रहा है कि कुछ और वक्त इसमें लग सकता है, यानी मई के बाद जून का पूरा महीना इसमें लग सकता है और जुलाई के वस्त के बाद कुछ अहम केसों पर दोबारा से सुनवाई हो सकती है। सन 1990 से लेकर 2022 तक कई अहम और बुनियादी केस थे जिनका न तो एफआईआर हुआ, अगर एफआईआर हुई तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। उन सारे केसों में दोबारा से जांच करने और दोबारा से उनमें कौन लोग मुलविस है उन्हें सजा देने के हवाले से काम किया जाएगा। और इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ होम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और दाखिला वजारत जो लगातार काम कर रही है और कई लीगल ओपिनियंस यानी जो वकला की एक टीम है सरकार के पास, उनसे भी इन फाइलों के बारे में जो है वो गुफ्तगू हो रही है। आपको याद होगा कि सरकार ने जहां इस तरीके का कदम उठाया वहीं पर सिर्फ चंद दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इकोसिस्टम को खत्म करना है, यानी टेरर का जो इकोसिस्टम अभी जम्मू कश्मीर के अंदर है उसे किसी भी तरीके से खत्म करना और अमन को कायम करना होगा, न कि अमन को खरीदना होगा। और इस सिलसिले में आपको यही भी याद होगा कि जब ये बयानात आ रहे थे तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी शिकंजा कसा गया, एनजीओज और दीगर इदारों पर भी शिकंजा आने वाले दिनों में कसा जा सकता है, क्योंकि टेरर फंडिंग मामले में कई अहम और बड़े राज जो है वो खुल रहे हैं, जिसके बाद हुकूमत इस बारे में सोच रही है कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए। मुलाजमीन के खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो रही है और ताहम अब यह खबर भी सामने आ रही है जराए से कि तकरीबन 200 सरकारी मुलाजमीन इस वक्त सिक्योरिटी के अंदर है, यानी जिनके ऊपर जांच पड़ताल चल रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियां उनके माजी और हाल को देख रही है ताकि मुस्तकबिल को संवारा जाए या मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला लिया जाए। तकरीबन 200 सरकारी मुलाजमीन जिनमें कुछ टॉप ऑफिशियल्स भी है इस वक्त सरकारी रडार पर है। अब खबर यह भी है कि जब मुलाजमीन की हमने गुज़श्ता दिनों खबर बताई थी तो अक्सर मुलाजमीन ने अपना सोशल मीडिया हैंडलर बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया या डिलीट मार दिया है, लेकिन सरकार का मानना है कि गलती होती है, चाहे डिलीट आप मारे या ना मारे, लेकिन सरकार के पास रिकॉर्ड और शवाहिद पूरे हैं, इसलिए पुरानी बातें भी मॉनिटर की जा रही है। उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल हुई है उस पर भी नजर रखी और आज उसका बिहेवियर किस तरीके का है इस पर भी नजर जो है वो रखी जा रही है। लेकिन हमारे जराया ये कंफर्म कर रहे हैं कि 200 मुलाजमीन के लिए एक बार फिर घंटी जो है वो बजा दी गई और किसी भी वक्त ऑर्डर्स आना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी अपने तरीके से रिपोर्ट बना रही है और हाई पावर कमेटी अपने तरीके से। एक तरफ से केसेस खोले जा रहे हैं माजी 1990 से लेकर 2022 तक, और दूसरी तरफ से जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ, एनजीओज के खिलाफ और कुछ और गैर सरकारी रजाकार जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का मन इंतजामिया बना चुकी है। चलिए, ये तो इंतजामे की बात एक तरफ, लेकिन इंतजामे के कुछ और फैसलों की बात भी करते हैं जहां पर दहशतगर्दी या इससे जुड़े केसेस में मुलविस अफराद की किताब अब खुलने वाली है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी महकमों के अंदर कैसे कामकाज चलता है वो भी डिटेल्स वक्तन फक्तन आपके सामने रखे हैं। और एडॉकिज्म की जो अप्रोच जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने अपनाई है उससे नुकसान सरकारी खजाने को, सरकार को, कामकाज में सुस्त रफ्तारी भी कई मरतबा देखी गई है। मौजूदा वक्त में भी सरकार कई हिस्सों में या कई डिपार्टमेंट्स के अंदर इसी अप्रोच के साथ काम कर रही है और सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है कि आप एक जगह अगर कोई अफसर नहीं है तो किसी दूसरे अफसर को तैनात करने के बजाय पुराने एक अफसर को ही, जिसके पास ऑलरेडी एक दो चार्जेस हैं, उसे इजाफी चार्ज देकर जिम्मेदारी दे देती है। आज के वक्त में भी 2 दर्जन से ज्यादा जराये के मुताबिक सरकारी दफातर ऐसे हैं जहां पर सरकार की जानिब से नए अफसरान की तैनाती अमल में लाने के बजाय क्या किया गया है, पुराने अफसरान को इजाफी बोझ उन पर डाला गया है। एक तो अफसरान पर बोझ वो है, दूसरा इजाफी चार्ज करके काम न होना, इस सूरत में नताइज सामने आते हैं। और तीसरी बात ये कि मौजूदा वक्त में ऐसे कई जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के जो अफसरान हैं एक तवील अरसे से खिदमात अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जब कोई चार्ज देगी तो हो सकता है उनका नाम भी किसी फहरिस्त में ना आए। लेकिन JKAS या JKPS अफसरान में मौजूदा वक्त में इसलिए नाराजगियां हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है कि रिजेंटमेंट है
सरकार की जानिब से ऐसी कोई अप्रोच नजर नहीं आती जहां पर ये एडॉकिज्म का जो लफ्ज है ये गायब हो सकता यूनियन टेरिटरी। अगर आप ये देखें ना, एडॉकिज्म मतलब कि एडिशनल चार्जेस देते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब एक डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसको दे दिया टूरिज्म डिपार्टमेंट के 2-3 डिपार्टमेंट्स का उसको चार्ज दिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम छोटी छोटी बात करें, जो एक इस खबर को जरा समझने के लिए, ऑफिशियल डाटा हमें बता रहा है कि सीनियर 20 आईएएस ऑफिसर और केएएस ऑफिसर जो है उनके पास इजाफी चार्ज है। अब ये इजाफी चार्ज या तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को दिया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टूरिज्म के डिपार्टमेंट में दे दिए गए, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सब रजिस्ट्रार के चार्जेस दे दिए गए। ना वो उधर काम कर पा रहा है, ना वो इधर काम कर रहा पड़ रहा है। और जब आप और इसको पावर कॉरिडोर में देखेंगे, रोहित कंसल साहब जो हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिशियल हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हसास डिपार्टमेंट, इनके पास है एडिशनल चार्जेस क्या दिया गया जी। अब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन भी है। अब वो कोऑर्डिनेशन करें, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को चलाएं या एजुकेशन डिपार्टमेंट को चलाएं, बड़ा सवाल ये है। आगे बढ़ेंगे, एमके द्विवेदी साहब सीनियर मोस्ट ऑफिशियल है हमारे जी, बड़े काबिल हुनर अफसर हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सबसे अहम शोबा है, इनके पास है। एडिशनल चार्जेस क्या दिया जी, मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो न उधर का काम होगा ना इधर का काम हुआ। हरदीश कुमार कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, एडिशनल चार्ज ट्रांसपोर्ट का दे दिया है। शाहिद इकबाल चौधरी ट्राइबल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चार्ज उनको दे दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिशन यूथ, मैनेजिंग डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो ये जब एक अफसर को आप 3-3, 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट्स देंगे, अच्छी बात है, काबिल है वो, लेकिन क्या वो इंसाफ कर पाएगा? तो दिल्ली में जो वजारत है, दिल्ली के अंदर जो हमारी मिनिस्ट्री है, वो जो लगातार ये कह रही थी कि स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, और काफ़ी चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर स्ट्रीमलाइन भी हुई, लेकिन ये एडॉकिज्म का सिलसिला अभी भी रवां दवा है, जिसकी वजह से आम लोग काफ़ी परेशान और नाला है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सईद तजम्मुल हमारे साथ है। तजम्मुल, पहले हम देखते थे कि माजी में एक डायरेक्टर हुआ करता था तो उसको एडिशनल दूसरा डिपार्टमेंट दिया जाता था। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट एक जमाने में डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसको एसडीए भी दिया जाता था। तो इस तरीके से एक अफसर 2 दिन उधर बैठता था, 2 दिन इधर बैठता था, ना उधर का काम ना इधर का काम। बाद में माजी की हुकूमत ने यह फैसला लिया था कि भाई सिंगल मैन है, सिंगल पोस्ट दे दो, सिंगल स्टेटस उसको दे दो, ताकि डिपार्टमेंट एक्सेल करे, कुछ देर के लिए उसको काम करने का मौका दिया जाए। फिर वो जनाजा उठा उस ऑर्डर का, और जब मौजूदा निज़ाम की हम बात करते हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिनके पास एडिशनल चार्जेस हैं। क्या मैन पावर की वाकई तौर पर हमारे पास कमी है, या मंजूर अफराद अफसरों को ही काम करने की इजाज़त दी जा रही है, जिसके बाद अब जो दीगर ऑफिसर्स हैं जिन्हें साइडलाइन किया गया है, वो अब चिमेगोइयां कर रहे हैं? बड़ी बातें पावर कॉरिडोर से आ रही है, क्या कुछ खबर आपके पास? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी हो या हमारे जेकेपीएस के अफसरान हो, इन्होंने मुश्किल वक्त में जम्मू कश्मीर को संभाला और निकाला भी, और इनको माजी का जो तलख तजुर्बा हमें बताता है, जब भी जिस किस्म के भी हालात बने हों, उसमें न सिर्फ सिविल सेक्रेटरीट बल्कि जम्मू कश्मीर बाकी सीनियर अफसरान जो है, उन्होंने कोऑर्डिनेशन के साथ, यानी पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बड़े आला सतह पर जो कोऑर्डिनेशन था, उसके नताइज हमें दूर से ही सही लेकिन नजर आने लगे। अब एलजी इंतजामिया में उम्मीदें ये की जाती थी कि शायद जो मंजूर नजर जिन अफसरान को बड़ा तवील तजुर्बा जिंदगी का, और उसके बाद उसकी रेपुटेशन, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख जो है, उसे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक लेने में कोई दिक्कत नहीं करती है। लेकिन एलजी इंतजामिया में मौजूदा वक्त में आपने देखा, या तो बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के मौसम से भी नावाकिफ हैं, बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जिनकी तजलील हुई है, यानी जिन्हें अगर मैं आपको नाम गिनाऊं तो प्रोग्राम निकल जाएगा। कितने अफसर हैं जो 5 अगस्त 2019 के बाद अभी कहीं नहीं है, चाहे उस वक्त डिप्टी कमिश्नर या इस वक्त डायरेक्टर होते, उनके नाम भी कहीं नहीं है। इसी तरह से जो आप नाम आपने गिनाए, रोहित कंसल साहब से लेकर राजीव रंजन तक, कितने अफसर हैं। मनोज कुमार द्विवेदी इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, गालिबन, जिसका आपको मतलब ये होगा या तो अफसरों की क्राइसिस है, क्योंकि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वो भी कोविड के दौरान आपके पास। अच्छा, इसके बाद आपका डायरेक्टर स्पोर्ट्स काउंसिल रिटायर होता है, कुछ लोग कहते हैं एक्सटेंशन है, कुछ लोग कहते हैं नहीं वापस आएंगे, वो पोस्ट खाली पड़ा है, उस पर किसी की एडिशनल जिम्मेदारी भी नहीं। हो सकता आलोक कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह उसको देख रहे होंगे, लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं आ रहा है। यानी जिसका गालिबन ये मतलब है, जम्मू कश्मीर में जब ब्यूरोक्रेसी से काम चलाना है, इंतखाबात आने में और वक्त आपको चाहिए, मामला और कुछ हैं, लेकिन अफसरान की जो प्लेसमेंट और पोस्टिंग जो है वो अवाम में, मैंने कई अवामी नुमाइंदों से बातचीत की, वो कहते हैं जनाब सेक्रेटरी को मुंह दे के करीबन 4 साल हो गए, जिस वक्त गए
कहते हैं साहब आज रजौरी के दौरे पर है। जिस वक्त यूथ मिशन के फाइल लेकर गए थे, वो कह रहे हैं जनाब दूसरे शोबे में इस वक्त दूसरी मीटिंग में है, और लगातार मीटिंग के बाद मीटिंग है। कहीं ना कहीं जो अवाम का एतमाद है, जो अवाम के मामला है, जो जमीनी सतह पर वो अफसरान जिन्हें मुश्किल हालात में काम किया, उन्हें भी मौका मिलना चाहे, ताकि ऐसा ना हो हम ये सोचें कि 10-12 लोग ही तब चला सकते हैं, बाकी सारे डिसऑनेस्ट हैं। क्या उन लोगों को आप डगआउट लिस्ट में मानते हैं? क्या उन लोगों से काम लेना आपके लिए ज्यादा हद तक हो जाता है? मुझे लगता है कि अगर एडिशनल चार्ज एडहॉकिज्म अफसरान का सेक्रेटरी लेवल से खत्म हो जाएगा तो जमीनी सतह पर अफसरान का एतमाद रेस्टोर हो जाएगा। और जब तक आपके पास वजारतें आ जाती हैं और अफसरान आ जाते हैं, तब तक आपको इनका एतमाद बहाल करना होगा और इनकी पोस्टिंग जो होगी उनके कद के मुताबिक, उनकी पढ़ाई के मुताबिक उन्हें जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद तजुम्मल हमारे साथ ज्वाइन करने। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप एडिशनल चार्जेस देकर एडहॉकिज्म चलाने की कोशिश, और हमारे पास एक अच्छी खासी फौज है अफसरों की, जो नए हैं पुराने हैं, जिनको मिलकर काम किया जा सकता है, लेकिन न जाने क्यों निज़ाम हमारा अभी तक भी बेहतर नहीं हो पा रहा है। 5 अगस्त को कहा गया था कि एक नए निज़ाम के साथ, एक नई सुबह के साथ अब तलू हो गया है जी सब कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन जब हम निज़ाम को देखते हैं सिविल सेक्रेटरीट पावर कॉरिडोर के अंदर, तो वहाँ पर शायद ही अभी 5 अगस्त का कोई असर देखने को मिला। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर होगा जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि अब रेल डिपार्टमेंट यानी महकमा रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री फॉर रेलवेज ने एक नया हदफ ले लिया है। हदफ क्या है बताएंगे डिटेल के साथ आपके सामने, और फिर ये भी बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल रात देर के जो मुलाकात की है, उस मुलाकात के अंदर की कहानी क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे। और फिर ये भी बताएंगे कि हमारे जो मनसूबा जात हैं, जो हमारे तरक्याती मनसूबे हैं, क्यों उन पर डेडलाइन के बाद डेडलाइन मुकर्रर की जाती है और ज़मीनी सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं हो पा रही। छोटा सा ब्रेक के बाद तीनों बड़ी खबरों पर गुफ्तगू करेंगे।